गांधी जी की मौत से एक दिन पहले का दिन। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा, नयनतारा पंडित, राजीव गांधी और पद्मजा नायडू महात्मा गांधी से मिलने बिरला आवास गए थे। इंदिरा गांधी जी की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब में उस शाम का विवरण लिखा है। उन्होंने बताया कि उस शाम बिरला हाउस में सभी गांधी से मिलने के लिए एक लॉन में बैठे थे। गांधी जी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे। उस समय महज 4 साल के राजीव गांधी तितलियों के पीछे दौड़ रहे थे। इसके बाद राजीव गांधी जी के पैरों के पास आकर बैठ गए। इंदिरा गांधी की तरफ से लाए गए चमेली के फूलों को राजीव गांधी महात्मा गांधी के पैरों में फंसाने लगे। गांधी ने हंसते हुए राजीव के कान खींचे और कहा, ऐसा मत करो, केवल मृत व्यक्ति के पैरों में फूलों को फंसाया जाता है। शायद गांधी जी को कुछ आभास होने लगा था। 30 जनवरी का दिन, जी हाँ, वही काला दिन जब गांधी जी इस देश को अलविदा कह गए। शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की शुरुआत एक आम दिन की तरह हुई। हमेशा की तरह महात्मा गांधी तड़के 3:30 बजे उठे, प्रार्थना की, 2 घंटे अपने डेस्क पर कांग्रेस की नई जिम्मेदारियों के मसौदों पर काम किया और इससे पहले कि दूसरे लोग उठ पाते 6 बजे फिर सोने चले गए। काम करने के दौरान वह आभा और मनु का तैयार किया हुआ नींबू और शहद का गरम पेय और मीठा नींबू पानी पीते रहे। दोबारा सोकर 8 बजे उठे, दिन के अखबारों पर नज़र दौड़ाई और फिर ब्रज कृष्ण ने तेल से उनकी मालिश की। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली सब्जियां, टमाटर और मूली खाई और संतरे का रस भी पिया। शहर के दूसरे कोने में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे अभी भी गहरी नींद में थे। डरबन के उनके पुराने साथी रुस्तम सोराबजी सपरिवार गांधी जी से मिलने आए। इसके बाद रोज़ की तरह वो दिल्ली के मुस्लिम नेताओं से मिले। उनसे बोले, मैं आप लोगों की सहमति के बगैर वर्धा नहीं जा सकता। सुधीर घोष और गांधी जी के सचिव प्यारेलाल ने नेहरू और पटेल के बीच मतभेदों पर लंदन टाइम्स में छपी एक टिप्पणी पर उनकी राय मांगी। इस पर गांधी जी ने कहा कि वह यह मामला पटेल के सामने उठाएंगे, जो 4 बजे उनसे मिलने आ रहे हैं, और फिर वह नेहरू से भी बात करेंगे, जिनसे शाम 7 बजे उनकी मुलाकात तय थी। 4 बजे वल्लभ भाई पटेल अपनी पुत्री मणिबेन के साथ गांधी जी से मिलने पहुंचे और प्रार्थना के समय यानी शाम 5 बजे के बाद तक उनसे मंत्रणा करते रहे। 4:15 बजे गोडसे और उनके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक तांगा लिया और बिरला हाउस से 200 गज पहले उतर आए। उधर पटेल के साथ बातचीत के दौरान गांधी चरखा चलाते रहे और आभा का परोसा शाम का खाना, बकरी का दूध, कच्ची गाजर, उबली सब्जियां और 3 संतरे खाते रहे। आभा को मालूम था कि गांधी जी को प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह परेशान हुई। पटेल को रोकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो भारत के लौह पुरुष थे। उनकी ये भी हिम्मत नहीं हुई कि वह गांधी जी को याद दिला सके कि उन्हें देर हो रही है। बहरहाल उन्होंने गांधी जी की जेब घड़ी उठाई और धीरे से हिलाकर गांधी जी को याद दिलाने की कोशिश की कि उन्हें देर हो रही है। अंततः मणिबेन ने हस्तक्षेप किया और गांधी जी जब प्रार्थना सभा में जाने के लिए उठे तो 5:10 होने को आए। गांधी ने तुरंत अपनी चप्पल पहनी और अपना बायां हाथ मनु और दायां हाथ आभा के कंधे पर डालकर सभा की ओर बढ़ निकले। रास्ते में उन्होंने आभा से मजाक किया। गाजरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज तुमने मुझे मवेशियों का खाना दिया। आभा ने जवाब दिया, लेकिन बा इसको घोड़े का खाना कहा करती थी। गांधी बोले, मेरी दरिया दिली देखिए कि मैं उसका आनंद उठा रहा हूँ जिसकी कोई परवाह नहीं करता। आभा हंसी, लेकिन उलाहना देने से भी नहीं चुकी। आज आपकी घड़ी सोच रही होगी कि उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। गांधी बोले, मैं अपनी घड़ी की तरफ क्यों देखूं? फिर गांधी गंभीर हो गए। तुम्हारी वजह से मुझे 10 मिनट की देरी हो गई है। नर्स का यह कर्तव्य है कि वह अपना काम करे, चाहे वहाँ ईश्वर भी क्यों न मौजूद हो। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की देरी से भी मुझे चिढ़ है। यह बात करते करते गांधी प्रार्थना स्थल तक पहुंच चुके थे। दोनों बालिकाओं के कंधों से हाथ हटाकर गांधी जी ने लोगों के अभिवादन के जवाब में हाथ जोड़ लिए। बाई तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका और मनु को लगा कि वह गांधी जी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने चिढ़कर कहा कि उन्हें पहले से ही देर हो चुकी है, उनके रास्ते में व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया
और उनके हाथ से माला और पुस्तक गिर गई। वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी गोडसे ने पिस्टल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। उनके मुंह से निकला राम और उनका जीवनहीन शरीर नीचे की तरफ गिरने लगा। आभा ने गिरते हुए गांधी के सिर को अपने हाथों का सहारा दिया। बाद में नाथूराम गोडसे ने अपने भाई गोपाल गोडसे को बताया कि 2 लड़कियों को गांधी के सामने पाकर वह थोड़ा परेशान हुए थे। उन्होंने बताया था, फायर करने के बाद मैंने कसकर पिस्टल को पकड़े हुए अपने हाथ को ऊपर उठाए रखा और पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा। मैं चाहता था कि कोई यह देखे कि यह योजना बनाकर जानबूझकर किया गया काम था। मैंने आवेश में आकर ऐसा नहीं किया था। मैं यह भी नहीं चाहता था कि कोई कहे कि मैंने घटना स्थल से भागने या पिस्टल फेंकने की कोशिश की थी। लेकिन यकायक सब चीज़ें जैसी रुक सी गई और कम से कम 1 मिनट तक कोई इंसान मेरे पास तक नहीं फटका। नाथूराम को जैसे ही पकड़ा गया, वहाँ मौजूद माली रघुनाथ ने अपने खुरपे से नाथूराम के सिर पर वार किया, जिससे उनके सिर से खून निकलने लगा। लेकिन गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध और मैं में इसका खंडन किया। बकौल उनके पकड़े जाने के कुछ मिनटों बाद किसी ने छड़ी से नाथूराम के सिर पर वार किया था, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा था। गांधी की मौत जंगल में आग की तरह फैल गई। सबसे पहले वहां मौलाना आज़ाद और देवदास गांधी पहुंचे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, माउंटबेटन समेत कई नेता पहुंचे। गांधी जी के पार्थिव शरीर को बिरला हाउस लाया गया। बृजकृष्ण को गांधी जी के शव को नहलाने की जिम्मेदारी दी गई। रक्त रंजित कपड़ों को उनके बेटे देवदास गांधी को दिया गया। गांधी की शव यात्रा में भारी भीड़ मौजूद थी। पहले शव यात्रा बाएं मुड़कर फिर दाहिने मुड़कर इंडिया गेट की तरफ बढ़ी। अपने राष्ट्रपिता को अंतिम बार देखने के लिए करीब 15 लाख लोग पहुंचे थे। देश में इससे ज़्यादा हुजूम पहले नहीं देखा गया था। आग की लपटों के साथ ही वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा कि महात्मा गांधी अमर रहे। 30 जनवरी 1948 भारत के लिए वह मनहूस दिन है जब देशवासियों ने अपना राष्ट्रपिता खो दिया। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस जुर्म में नाथूराम को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। नाथूराम कौन था? कभी गांधी जी का पक्का अनुयायी रहा नाथूराम आखिर क्यों उनका सबसे बड़ा विरोधी हो गया? आखिर उसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी? आइए जानते हैं नाथूराम से जुड़ी बातें। नाथूराम का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। गोडसे की रुचि लेखन में भी थी और वह हिंदू राष्ट्र नाम से अपना अखबार भी निकालता था। इस अखबार के अलावा अन्य अखबारों में भी उनके विचार और लेख प्रकाशित होते थे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में शोधरत नरेश गौतम कहते हैं कि गोडसे शुरू में महात्मा गांधी का पक्का अनुयायी था। गांधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उसने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। बाद में उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों की अनदेखी की और इसके बाद से वह गांधी जी के खिलाफ हो गया। गांधी जी की हत्या के पीछे कई सारी बातें कही जाती हैं। न्यायालय में चली कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या के कारणों का जिक्र किया गया, लेकिन हत्या के पीछे असल वजह क्या थी? कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के इशारे पर तो ऐसा नहीं हुआ? ऐसे कई सवाल अनुत्तरित रह गए। कहा तो यह भी जाता है कि नाथूराम ने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। 30 जनवरी को आखिरकार वह अपने नापाक मकसद में कामयाब हो ही गया। पहली बात, वह गांधी का सम्मान करता था। उसने कहा था, वीर सावरकर और गांधी जी ने जो लिखा है या बोला है उसे मैंने गंभीरता से पढ़ा है। मेरे विचार से पिछले 30 सालों के दौरान इन दोनों ने भारतीय लोगों के विचार और कार्य पर जितना असर डाला है उतना किसी और चीज़ ने नहीं। गोडसे का मानना था कि तात्कालीन सरकार महात्मा गांधी के दबाव में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रही है। गोडसे इस बात पर भी तनाव में था कि कश्मीर समस्या के बावजूद मोहम्मद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी। गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति दया भाव से वह नफरत करता था। उसका मानना था कि गांधी जी को हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। आज़ादी के बाद
देश के विभाजन के लिए नाथूराम गांधी जी को जिम्मेदार मानता था। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने ब्रिटिश आला कमान मुसलमानों के बीच अपनी अहिंसा और शांति वाली छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा होने दिया। नाथूराम के तर्कों के साथ समस्याएं थी। मसलन उसकी सोच थी कि गांधी देश के बंटवारे के प्रति उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गांधी तानाशाह थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए गांधी को भूख हड़ताल करनी पड़ती थी। किसी तानाशाह को आदेश देने के सिवा कुछ करने की जरूरत क्यों होगी। वह गांधी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से नफरत करता था। यह वास्तविक हिंदू धर्म भाव से बिल्कुल उलट था। इस सोच ने नाथूराम को गांधी की हत्या करने के लिए उकसाया। नाथूराम ने भी कहा, इस सोच के साथ दो रास्ते नहीं हो सकते, या तो कांग्रेस को गांधी के लिए अपना रास्ता छोड़ना होता और गांधी की सारी सनक सोच, दर्शन और नज़रियों को अपनाना होता, या फिर गांधी के बिना आगे बढ़ना होता। वास्तविकता यही है कि गांधी जी का कोई भी रास्ता या तरीका ऐसा नहीं है जिस पर सवाल उठाए जा सके। यही वजह है कि दशकों बाद भी एक राजनेता के तौर पर उनकी वैश्विक साख कायम है। 1949 में गांधी के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था, सौंदर्य बोध के लिहाज से कोई गांधी के प्रति वैमनस्य रख सकता है, जैसा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कोई उनके महात्मा होने के दावे को खारिज कर सकता है। हालांकि महात्मा होने का दावा उन्होंने खुद कभी नहीं किया। कोई साधुता को आदर्श के तौर पर ही खारिज कर सकता है। इसलिए ये माना जा सकता है कि गांधी का मूल भाव मानव विरोधी और प्रतिक्रियावादी था। लेकिन एक राजनेता के तौर पर देखने पर और मौजूदा समय के दूसरे तमाम राजनेताओं से तुलना करने पर हम पाते हैं कि वे अपने पीछे कितना सुगंधित एहसास छोड़ गए हैं। गांधी जी के बारे में आज भी यही सत्य है, जबकि नाथूराम गोडसे की शिकायतें समय की धुंध में गायब हो चुकी हैं।